अब मैं देखता हूँ, मैं एक दिन पीछे अपने घर, बहुत देवरिया में मेरा गांव, एक देवरिया से 50 किलोमीटर दूर बिहार सीमा तक पर पड़ता है। मैं वो वहां गया तो मैंने देखा 3 लड़के एक तालाब में ऐसे कूद रहे थे। तो मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो आज इस समय इस मौसम में कूद रहे हो? तो बोले रील बना रहे हैं। मैंने बोला तो इससे क्या करोगे? इससे क्या करोगे? तो पता चला कि उनको लगभग 1,30,000 रुपया सालाना कमा लिए वो लड़के इस तरह की वीडियोज बना के। और वो वीडियो में देखा तो वो वीडियो भी बनाने का उनका तौर तरीका, स्टाइल काफी अच्छा है। खुद हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे हैं, इनका मैं यूट्यूब हमेशा सुनता हूँ। अच्छी जानकारी जो एक न्यूज चैनल अपने शाम की डिबेट में नहीं दे सकता, आर्थिक मामलों पे मैं इनकी जानकारी सुनता हूँ, उनकी यूट्यूब से सुनता हूँ और देखता हूँ। उसकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा होती है, बहुत सारे चैनलों के उस समय उस डिबेट की उतनी व्यूअरशिप होगी कि नहीं होगी, ये भी एक विषय है, अलग बहस का विषय है। तो मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने रचनात्मकता को बढ़ाया है। अब हर्षवर्धन जी वाले कंटेंट में मौलिकता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो अपवाद है। बाकी मौलिक कंटेंट जरूर हो सकता है, कम हुए होंगे, कॉपी पेस्ट तमाम चीजें चलती रहती हैं, उसी में कोई लिखता भी रहता है कि मेरा चुरा के छाप दिया, उसने उसका चुरा के, चीजें एक साथ चलती हैं। दूसरा, अभी एक प्रश्न आया था कि हम कुछ समय पहले तक मानते थे कि श्री राम काल्पनिक है। बिल्कुल नहीं, हम कभी नहीं मानते थे कि श्री राम काल्पनिक है। हम हमेशा मानते थे कि श्री राम हमारे सनातन संस्कृति के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान के रूप में हम उनको देखते थे। कुछ लोग मानते थे, वो आज मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, पर मैं मानता हूं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो अपने को भारत, भारतीयता से जोड़ता है, उसके लिए श्री राम न कभी काल्पनिक थे न आज काल्पनिक हैं। एक और विषय आया था इस पूरी चर्चा में, भाषा को लेकर सवालों के संदर्भ में। मैं मानता हूं कि भाषा की बहस बड़ी अलग बहस है। हिंदी का कंटेंट, हिंदी क्यों उसकी दुर्दशा से निकालने में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। बाइलिंगुअल वेबसाइट, बाइलिंगुअल कंटेंट, मतलब एक ऐसा माना जाता था कि नैरेटिव एक अंग्रेजी मीडिया सेट करेगा। इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल लिखता था, मुझे खूब याद है, हम लोग पांचजन्य ऑर्गेनाइजर में मैं आर्टिकल लिखता था और एक कोई डे होता था शायद बृहस्पतिवार, उस दिन इंडियन एक्सप्रेस उसका रिव्यू करता था। ये 2012-13 की बात होगी। हम कहते थे कि भी जो आज इस बार क्या रिव्यू किया है इंडियन एक्सप्रेस ने ऑर्गेनाइजर पांचजन्य का, मतलब नैरेटिव वो तैयार करते थे। आज के समय में मैं देख रहा हूं अच्छे अंग्रेजी के लेखक वो ट्रांसलेट करा के अपने आर्टिकल्स को हिंदी में बाकायदे छपवाते हैं, हिंदी अखबारों में छपवाते हैं, और हिंदी की जितनी भी अंग्रेजी की वेबसाइट्स है उन सब ने अपना पैरेलल एक हिंदी की वेबसाइट भी लगभग शुरू की है। तो हिंदी के कंटेंट की पठनीयता यूट्यूब में आप देख लीजिए, हिंदी तो छोड़ दीजिए, अभी एक नए यूट्यूब पे हमारे जर्नलिस्टों की जमात से शहीद हुए एक नए जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हिंदी ही नहीं भोजपुरी में अपना यूट्यूब शुरू किया है। तो भाषाओं की मर्यादा जो है, भाषाओं की जो सीमा है, उसको सोशल मीडिया ने खुले पंख दिए हैं, उड़ान दिया है। अब आप सिर्फ किसी एक भाषा की मोनोपोली कंटेंट की दुनिया में नहीं चला सकते हैं। बाकी शुद्धि अशुद्धि ये सब चलता रहता है, शुद्धि अशुद्धि, तद्भव तत्सम, ये सारी चीजें तो प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन मोनोपोली नहीं है। किस भाषा में आप लिखेंगे? इवन एक दिन तो किसी ने लिखा था कुछ, उसमें कोई शब्द गलत थे, तो किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, बोला कि भाषा की मर्यादा इतनी है, मैंने बोला आपने समझा, अगर गलत नहीं समझा इसका मतलब भाषा ने अपना फर्ज निभा लिया। अब इसके बाद वाला फर्ज आपका अंग्रेजी के प्रोफेसर का है या हिंदी के प्रोफेसर का है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसलिए उनके मन में इस सवाल का मैं सम्मान करता हूं। आज का जो विषय है उस पर मैं बहुत कम समय में कुछ चीजें रखना चाहूंगा। 2003 में एक रिसर्च आई थी, कोई कर्जवेल करके जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाला जो 2 या 3 दशक है यह आभासी दुनिया का दौर होगा और मनुष्य यह नहीं जान पाएगा कि वह
सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है कि सिस्टम उसे ऑपरेट कर रहा है? ये कंफ्यूजन पैदा होगी। और मैं मानता हूं कि आज डिजिटल वर्ल्ड आज अभी अपने 600 काल से बस निकला ही है, अभी अपने युवान की अवस्था में नहीं गया है, 600 काल से निकला। यहां क्या ओरिजिनल है और क्या फेक है, इस पर भी ठीक ठाक बता पाना कठिन है। कैसे कठिन है? जो आईडी है, जिस आईडी से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक आईडी है XYZ किसी नाम से, उससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस आईडी का कोई विचार नहीं हो सकता है, वो आईडी कोई मूर्त अवस्था नहीं हो सकती है। उस आईडी के पीछे जो व्यक्ति है वह फेक हो सकता है, आईडी फेक नहीं हो सकती। आईडी अपनी दुनिया में ओरिजिनली एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे जो विचार है वो विचार फेक हो सकते हैं। इसीलिए आज के समय में ट्विटर, फेसबुक जैसे जो खास करके हमारे विचारों को प्रभावित करने वाले प्लेटफॉर्म हैं, उस पर इस बात की चर्चा हो रही है कि बॉट्स अकाउंट कितने हैं, फेक अकाउंट कितने हैं, इसको डिलीट किया जाए, क्योंकि वो आईडी गलत है या उस आईडी का कोई विचार है, ऐसा नहीं संभव है। उस आईडी के पीछे कौन सा विचार काम कर रहा है, उस विचार पे सारी संदेह और सारे डाउट्स का घेरा बना हुआ है। तो अभी हम इस तरीके से चल रहे हैं। अब जैसे मैं एक दिन अपने अभी इनकम टैक्स वगैरह का काम हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी करते हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप तो पूरे साल का लेखा जोखा मुझे दे देते हो कि आपने इतना कमाया, इतना खर्चा, इतना बचाया, लेकिन जब दिसंबर 31 को गूगल ने मुझे बता दिया कि आप यहाँ गए, यहाँ खाए, ये मतलब इस जगह पे गए, आपको इस जगह पे दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि जो शर्ट आप जुलाई में 3200 की खरीदे थे वो अभी आपको 2300 में मिल जाएगी। इतना तक, यानी दुकान को ला के मेरे सामने बिठा के, और ये भी बता रहा है कि बस यहाँ बटन दबा दीजिए, फोन पे से पैसा चला जाएगा, शर्ट आपके पास आ जाएगी। इट मीन्स अब वो फेज में हम जाना शुरू हुए हैं जहां सिस्टम हमको ऑपरेट करेगा। पहले हम जाते थे दुकान के, खोजते थे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि मुझे शर्ट खरीदना है, पैंट खरीदना है, जूते खरीदने हैं, इस चीज के लिए शॉपिंग करनी है, शादी के लिए शॉपिंग करनी है। हम उस हिसाब से टारगेट उस जगह को करते थे कि इस पेड़ा गली में जाएंगे तो पेड़ा मिलेगा, और कपड़ों वाली गली में जाएंगे तो कपड़े मिलेंगे। अब वैसा नहीं, अब हमको क्या खरीदना है ये हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा इस पे डिपेंड करता है कि ऑफर क्या चल रहा है, और वो ऑफर आपके पास है। तो सिस्टम भी अब बराबर पैरेलल हमारे साथ काम करने लगा है। तो ये एक आभासी दुनिया का, इसको साइड इफेक्ट कहिए, सहूलियत कहिए, इसका नुकसान कहिए, फायदा कहिए, विवेक, जैसा गरिमा जी ने कहा, मैं मानता हूं इसमें विवेकशील व्यक्ति जो है वो बहुत सारी चीजों पे क्लिक ही नहीं करता। मैं बहुत सारी चीजों पे क्लिक ही नहीं करता हूं, मैं छोड़ देता हूं, भाई इसकी मुझे जरूरत नहीं है। सूचना वो है, जैसे जैसे पत्रकारिता से हम सभी लोग कहीं ना कहीं, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि खबर क्या है, न्यूज क्या है, व्हाट इज न्यूज। मैं बोलता हूं कि हर वो चीज न्यूज है जिसको कोई या तो इरादतन छुपाना चाहता है, या जिसको जानने से आपका सरोकार समाज के प्रति बढ़ता है। इसके अलावा तो सब कुछ कंटेंट ही है। अब जिस समय इंदिरा गांधी मरी थी, जिस समय महात्मा गांधी मरे थे, उस समय तो ऐसा सोशल मीडिया नहीं था। कितना देर लगा था देश को जानने में कि इंदिरा गांधी मर गए? कितना देर लगा था? उतना ही देर लगा, चाहे एक आध घंटा ज्यादा लग गया होगा, क्या सर? कितना ही लगा होगा। हाँ, पूरे देश को पता चल गया कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, महात्मा गांधी की हत्या हो गई। उस समय डिजिटल वर्ल्ड नहीं था। तो जो न्यूज है, जो आप तक पहुंचना एकदम जरूरी है, वो आप तक पहुंच जाएगा। माध्यम बदलते रहेंगे। ऐसा मान लेना कि सोशल मीडिया है इसलिए हम न्यूज से अवेयर हैं, आप ढेर सारे कंटेंट से अवेयर हैं। जो नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ रहे हैं। एक दिन मैं सुबह उठता हूं, आज बहुत जल्दी उठना है, रील एक क्लिक करता हूं और बिना मतलब का, नहीं पता किस निरुद्देश्य, निर्विकार, तो इतना न्यूट्रल, जीवन में शांति है, पता नहीं क्या देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, देख रहे हैं, आनंद है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सूचना आपको नहीं चाहिए वो आप तक अगर जा रही है और आप उसमें इन्वॉल्व है, इट मीन सिस्टम अब आपको ऑपरेट कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात है कि मुझे पता नहीं ये सच्चाई कितनी है, हो सकता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी ये ज्ञान हो, बट मैं
ये इसका हिस्सा है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी तो इसका हिस्सा है। कि कोई बता रहा था कि एलन मस्क कुछ बंदरों पे प्रयोग कर रहा है, और वो बंदरों के साथ कुछ ऐसा प्रयोग कर रहा है, मतलब कहीं मैं सुना कुछ ऐसा प्रयोग कर रहा है कि 5th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं वो जिस स्तर का वीडियो गेम वगैरह खेल लेते हैं, किसी न किसी तरीके से बंदरों के मन को उस स्तर तक तैयार किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है वाकई दुनिया में, आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे, तो मैं मान के चलता हूं कि अभी इस डिजिटल वर्ल्ड का भविष्य और 25 से 30 साल तक परिपक्व होने का या उससे भी ज्यादा समय होगा, जिसमें हम सब एक नए तरीके से इस दुनिया को देख रहे होंगे। हम नहीं जान रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें लग रहा होगा कि हम बैंक के गेट के अंदर घुस रहे हैं, अब हम कैशियर से पैसे मांग रहे हैं, कैशियर हमको दे रहा है, पैसा मिल रहा है और हम जा कहीं नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते ना। आज के 100 साल पहले किसी से कहिए, 200 साल पहले यहाँ बैठे अमेरिका बात करोगे, कौन मानेगा? वैसे नहीं मानेगा जैसे हम नहीं मान रहे हैं। तो या तो हम उन चीजों को अपने नजदीक ला रहे हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, और धीरे धीरे ये गति बढ़ेगी। इसमें जो अभी तमाम चर्चा डाटा प्राइवेसी उन सब चीजों की आई, यहाँ कुछ भी इस फोन के अंदर अगर है और हम अपने जेब में लेके चल रहे हैं तो कुछ भी प्राइवेट नहीं है, और आने वाले समय में हो सकता है इसकी भी जरूरत ना पड़े, हम कहीं भी चल रहे हैं तो कुछ भी प्राइवेट नहीं है। ऐसा भी संभव हो सकता है, पता चले लाइट पे कोई चिप लग गई जो आपको बता रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आएंगी, और इन तमाम आज की चर्चा इतनी बढ़िया भावेश जी लेके आए। मेरा ये विषय कोई, इस विषय का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो अपने बुद्धि विवेक से समझ में आया और जो आप सभी विद्वानों की चर्चा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान प्राप्ति के आधार पर बहुत कुछ अर्जित करते हुए यहाँ से ले जा रहा हूँ। आप सभी विद्वान भी को भी सुनने का मौका मिला और कई सवाल आए, और इन सब चीजों के साथ मैं एक बार पुनः आयोजक संस्था को धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी इस तरह के आयोजन करें और उसमें हमको श्रोता के रूप में जरूर बुलाएं, वक्ता के रूप में नहीं। धन्यवाद।